नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है तुम मेरे हो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानियाँ लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, वह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। ये सब तुम्हारी गलती है माही। तुमने उसे सर पर चढ़ा रखा था और देखो इसका क्या अंजाम हुआ है। वह चली गई हम सबको छोड़कर, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, अपने सपनों को पूरा करना चाहती है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कहते हुए देव माही को अपने दोनों हाथों से पकड़कर झिंझोड़ रहा था और माही खुद सदमे में थी। माही और रूही दोनों बहनें हैं, वो भी सगी बहनें, पर दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। माही जितनी सुशील और शांत मिजाज की मालिक है और खुद से पहले अपने परिवार के बारे में सोचती है, वहीं रूही सबसे पहले खुद के बारे में सोचती है। वह थोड़ी जिद्दी भी है। यूं कहें तो माही ने ही बचपन से उसकी हर गलती पर पर्दा डाल डाल कर उसे और भी ज़्यादा जिद्दी बना दिया था। माही थी तो उसकी छोटी बहन, मगर व्यवहार से उसकी बड़ी बहन लगती थी। वह रूही से सिर्फ 2 साल छोटी थी। रूही भी अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। देव रूही का मंगेतर था, जिसे रूही ने खुद चुना था। वह दोनों करीब 3 साल से रिलेशनशिप में थे और आज उनकी शादी का दिन था। आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि आज उसकी शादी रूही से होने वाली थी। मगर रूही अचानक ही कहीं गायब हो गई थी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसने आज ये कदम उठाया था। वह एक मशहूर मॉडल बनना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। जबकि देव को ये सब पसंद नहीं था। उसने साफ साफ कह दिया था कि उसे बस एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसे और उसके परिवार को संभाल सके। बाकी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। देव ओबरॉय शहर के अमीर बिजनेसमैन अमित ओबरॉय का इकलौता बेटा था, जिसके लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। मगर उसे लाखों की भीड़ में रूही पसंद आई थी। रूही और देव एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और माई उनसे जूनियर थी, मगर तीनों ही अच्छे दोस्त बन गए थे। देव हमेशा जब भी माही को देखता तो उसे समझाने की कोशिश करता है कि रूही की हर जिद पर हामी मत भरा करो, किसी दिन तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। और आज वही हुआ था। जाने अनजाने में माही ने रूही पर हद से ज़्यादा भरोसा कर लिया था और उसकी बात मान ली थी। रूही और माही शादी में तैयार होने के लिए पार्लर गई थी। दोनों जैसे ही तैयार होकर गाड़ी में बैठने लगती हैं, तभी वहीं पर रूही ने माही से कहा कि तुम गाड़ी में बैठो, मैं अभी आती हूँ, मेरा फ़ोन अंदर ही रह गया है, बस अभी लेकर आती हूँ। कहते हुए रूही वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद फिर बहुत देर तक जब वह नहीं आती है तो माही गाड़ी से उतरकर जब पार्लर में जाती है तो वह वहाँ नहीं रहती है। माही पूरा पार्लर छान मारती है मगर वह कहीं नहीं रहती है। फिर वह वहाँ की स्टाफ से मालूम करती है तो पता चलता है कि वह तो कब की यहाँ से अपना फ़ोन लेकर चली गई थी। तभी माही के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जो रूही का रहता है। मेरी प्यारी बहना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं देव से शादी नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, मगर इसके लिए खुद को कैद नहीं कर सकती हूँ। मैं जा रही हूँ अपने सपनों को पूरा करने। हो सके तो इस बार भी सबको संभाल लेना। रूही। माही को रूही से ये उम्मीद नहीं थी। वह जैसे तैसे खुद को संभालते हुए गिरते गिरते बसती है। उसका सर चकराने लगता है और आंखें भर आती हैं और गले में लग रहा था जैसे कुछ अटक सा गया था। वह हैरान परेशान होकर मैरिज हॉल में पहुंचती है और अपने माता पिता की इज्जत बचाने की खातिर किसी को बिना बताए दुल्हन के जोड़े में घूंघट करके बैठ जाती है, जो उसे उस पार्लर के बाथरूम से मिला था। मगर ये राज कब तक छुपता। शादी खत्म होने के बाद माही विदा होकर ओबरॉय मेंशन आ तो गई थी, पर जब देव ने उसका घूंघट उठाया और उसे सच्चाई का पता चला तो उसने सारा घर सर पर उठा लिया था। और वहाँ अब ये सब हो रहा था। वह माही पर चिल्लाते हुए उसे झिंझोड़ रहा था। उसने सारे घर वालों को इकट्ठा कर लिया था और माही के माता पिता को भी बुला लिया था। लेकर जाएं अपनी बेटी को, देखिए इसने क्या किया है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और अपनी भी, वो भी उस
उस झूठी और स्वार्थी रूही के लिए। देव अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा था और जोर जोर से चीख रहा था। वहीं माही सदमे और डर के मारे चुपचाप खड़ी थी। शहर भोपाल, ओबरॉय मैंशन, रात के 1:30 बज रहे थे। घर के सारे लोग देव के कमरे में मौजूद हैं और खामोशी से उसकी बातें सुन रहे हैं और हैरान भी हैं। देव बहुत गुस्से में है और कमरे में बस उसी की आवाज़ गूंज रही है। और वहीं अपने माता पिता से लिपटी हुई माही डर से बस रोए जा रही थी। रो क्यों रही हो? ये सब पहले सोचना चाहिए था। इतना बड़ा फैसला अकेले ही कर लिया और हम सब में से किसी को बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैं तो अपनी खुशी में इतना बिजी था कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि पूरी शादी में माही कहाँ है। विदाई के वक्त भी ये नहीं दिखाई दी तो मुझे लगा कि शायद बहन की जुदाई की वजह से कहीं छुप कर रो रही होगी, मगर नहीं, ये तो कुछ और ही सोच रही थी। कहते कहते देव माही के पास पहुंच जाता है और उसे खींचकर उसके माता पिता से अलग कर देता है। अब वह माही के माता पिता की तरफ बढ़ता है। देव, और आप लोग कहाँ थे? आपने नहीं देखा कि आपकी दूसरी बेटी कहाँ है? और घर भी चले गए, तब भी पता नहीं चला। कैसे लोग हैं आप? आपकी बेटी गायब है और आपको पता ही नहीं। वह बहुत गुस्से में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे क्या बोल रहा है। तभी देव की माँ सेना ओबरॉय देव को वहीं पर चुप करने की कोशिश करते हुए उसे रोक देती हैं। देव, ये क्या तरीका है अपने बड़ों से बात करने का? क्या हमने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए हैं? जो होना था वो तो हो गया, अब बस भी करो। सेना बहन, हम सच में बहुत शर्मिंदा हैं और हमें सच में मालूम नहीं था कि रूही ऐसा वैसा कोई कदम उठाएगी। और रही बात माही की, तो इसे उस वक्त जो ठीक लगा उसने वो किया। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये माही की माँ थी जो अपनी सफाई पेश कर रही थी। थोड़ी देर रुक कर वह फिर से कहती हैं, हमें लगा माही घर चली गई है। उसकी दोस्त रीमा ने हमसे यही कहा था कि माही बहुत उदास हो गई थी रूही की विदाई से, इसलिए वह घर चली गई है। और जब हम घर पहुंचे तो हम खुद इतने दुखी थे कि हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हम माही का कमरा चेक कर ले। हम दोनों भी अपने कमरे में आराम करने चले गए और घर की एक चाबी इसके पास भी थी। और अब ये सब। वह एक नज़र डरी सहमी माही को देखती हैं और दूसरी तरफ अपने पति यानी माही के पिता को देखती रहती हैं। देव पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता है। वह अभी भी सिर्फ गुस्से से माही को देखे जा रहा था और पैर पटकते हुए वह कमरे से बाहर निकल जाता है और जोर से दरवाज़ा बंद करता है, जिससे माही और भी सहम जाती है। वहीं ये सब तमाशे होते हुए देख रहे माही के पिता, जो इतनी देर से चुपचाप खड़े थे, अचानक ही बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। माही की माँ उन्हें संभालने की कोशिश करते हुए जोर से चीखती है, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? आंखें खोलिए ना। नहीं, कुछ नहीं होगा आपको। कहते कहते वह रोने लगती हैं और माही भी अपने पिता की ऐसी हालत देखकर घबरा जाती है और माँ को ऐसे रोते देखकर वह भी रोने लगती है और रोते रोते चीख कर कहती है, कोई एम्बुलेंस बुलाएं प्लीज़। दूसरी तरफ देव के घर वाले भी अचानक हुए हादसे से खुद हैरान रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि वह क्या करे। तभी देव के पिता देव को आवाज़ देते हुए कमरे से बाहर निकल कर आते हैं और फिर देव और मिस्टर ओबरॉय माही के पिता को उठाते हुए गाड़ी तक ले जाते हैं और साथ में उनके नौकर भी उनकी मदद करते हैं। वह लोग उन्हें लेकर सिटी हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं और माही और बाकी लोग दूसरी गाड़ी से वहां पहुंचते हैं। कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल। माही के पिता को हार्ट अटैक आया था। वह एक हार्ट पेशेंट थे। उन्हें किसी बात का बहुत सही सदमा लगा था और वह सदमा था रूही के अचानक चले जाने का, माही के लिए गए फैसले का, जिसकी वजह से आज वे इस हालत में थे। माही लगातार रोई जा रही थी मगर फिर भी अपनी माँ की हौसला अफजाई कर रही थी, जिनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। देव और उसके घर वाले भी उन्हें समझा रहे थे। माही के पिता अब भी इमरजेंसी रूम में थे। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर विवेक इमरजेंसी रूम से बाहर आते हैं। माही जल्दी से उन्हें आते देख खड़ी हो जाती है और बेसब्री से पूछती है, कैसे हैं पापा? वह ठीक तो हो जाएंगे ना? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जिन्हें वह बार बार हाथों से
पहुंच रही थी और गला भारी हो रहा था। बड़ी मुश्किल से वह बोल रही थी। डॉक्टर विवेक उसकी हालत को समझते हुए भी, मगर सच तो बताना ही था। आई एम सॉरी, हमने बहुत कोशिश की मगर वो नहीं रहे, कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। माही खाली आंखों से उसे जाते हुए देखती रहती है। ये नहीं हो सकता, वो हमें यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हैं ना माँ, ये सब झूठ है ना। वह दौड़कर अपनी माँ के पास आती है जो स्तंभ वहाँ की एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। मगर ये क्या, वह तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, खामोश हो गई थी। माही ने उन्हें जब छुआ तो वह कुर्सी पर से गिर पड़ी, जैसे उनमें जान ही ना हो। वह जा चुकी थी अपने पति के पास, जिनसे वह कभी अलग नहीं रही थी, और आज कैसे ये सदमा बर्दाश्त कर लेती। एक के बाद एक तूफान माही की जिंदगी में आ रहे थे। एक पल में उसकी सारी दुनिया लुट गई थी, उसका सब कुछ खो गया। एक तरफ उसकी बहन थी, ना जाने किस सपने की तलाश में कहाँ चली गई थी, और दूसरी तरफ उसके माता पिता जो हमेशा के लिए उससे दूर एक ऐसी जगह चले गए थे जहाँ से कोई वापस नहीं आता था। वह अकेली रह गई थी, अपनी गलती पर पछता रही थी, रो रही थी, खुद को कोस रही थी कि सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब हुआ है। मैंने ही रूही की हर जिद पर, गलती पर पर्दा डाला, हमेशा उसका साथ दिया। माही जोर जोर से चीखती जा रही थी और खुद को थप्पड़ पे थप्पड़ जड़े जा रही थी। वह पागलों की तरह व्यवहार कर रही थी। तभी देव उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बस करो। माही एक टूक उसे देखती है और फिर उसके सीने से लग जाती है और पहले से भी ज़्यादा जोर जोर से रोने लगती है। मगर इस बार देव उसे चुप नहीं कराता है, बल्कि उसके सर पर हाथ रख देता है और सामने खड़े अपने माता पिता से कहता है, डॉक्टर से बात करके यहाँ से माही के माता पिता को ले जाने की तैयारी करें, अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। जवाब में उसके पिता हाँ कहकर वहाँ से चले जाते हैं और उसकी माँ वहीं माही के पास बैठ जाती है और उसे सांत्वना देने लगती है। इधर इन सब बातों से बेखबर रूही एक अलग ही दुनिया में रहती है। वह मुंबई चली आती है, सपनों के शहर में, अपने सपने पूरे करने की चाहत में। यहाँ वह एक होटल में रुकी हुई थी और अपने ऑडिशन की तैयारियों में बिजी हो गई थी। उसने यहाँ आकर एक बार भी माही को फ़ोन करना भी ज़रूरी नहीं समझा या देव को भी कॉल नहीं किया था। उसने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिया था ताकि कोई उसे कॉल ना कर सके, जिससे कि उसे वापस ना जाना पड़े। वह बहुत खुश थी कि कल उसका पहला ऑडिशन है। उसकी मंजिल तक पहुंचने की शुरुआत हो चुकी थी। वह सोच रही थी कि एक बार वह कामयाब हो गई और एक सुपर मॉडल बन गई, फिर सब ठीक हो जाएगा और वह वापस भी जाएगी अपने देव के पास, अपने माता पिता और बहन के पास। मगर उसे ये नहीं पता था कि तब तक सब कुछ बदल चुका है। सुबह का वक्त 10 बज रहे हैं। माही अपने घर में है और पूरा घर रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भरा हुआ है। सबके जुबान पर एक ही सवाल है कि रूही कहाँ है और अचानक ये सब कैसे हो गया। मगर माही चुप है, उसे किसी के सवाल में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही उसमें अब इतनी ताकत बची थी कि वह सबके सवालों के जवाब दे सके। वह बस खामोशी से अपने माता पिता की तरफ देखे जा रही थी, जो ना जाने क्यों खामोश हो गए थे। क्या उन्हें मेरे आंखों के आंसू नहीं नजर आ रहे हैं? मैं अकेली रह गई हूँ, क्या वो ये नहीं देख रहे हैं? माही अभी भी सोच रही है कि अंतिम संस्कार का समय हो गया और कुछ लोग आए और उन्हें उठाते हुए वहाँ से लेकर चलने लगे और उनमें देव भी था। माही रोती रही, चिल्लाती रही, मगर किसी ने भी उसकी नहीं सुनी और देव की माँ मिसेस सिन्हा उसे सीने से लगाए हुए चुप करा रही थी। साथ में पड़ोसी औरतें भी थी जो माही को संभालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि माही रह रहकर बेकाबू होने लगती थी और वहाँ से भागने लगती थी। कुछ समय बाद देव और उसके माता पिता अंतिम संस्कार से वापस आ गए थे। घर बिल्कुल खाली हो चुका था, सारे लोग जा चुके थे। वहाँ पर बस कुछ नौकर और देव की माँ मौजूद थे। देव माही को वहाँ पर नहीं देखकर अपनी माँ से पूछता है, माही कहाँ है, कैसी है अब? मिसेस सिन्हा, अभी तो मैंने उसे जैसे तैसे नींद की गोलियां देकर सुला दिया है, मगर ठीक नहीं है वो। देव अब
मिसिस सिन्हा, अब क्या बेचारी बच्ची को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते हैं हम, और वैसे भी अब वह तुम्हारी पत्नी है। देव, वो मेरी पत्नी नहीं है, धोखा दिया है उसने मुझे। तभी देव के पिता उससे कहते हैं, अब जो भी हो, ये सब बातें बाद में भी तो हो सकती हैं, फिलहाल हमें ये सोचना है कि अब क्या करें। और मैंने सोचा है कि हम माही को अपने घर ले चलते हैं। जब सब नॉर्मल हो जाएगा तब तुम्हारे और उसके तलाक के लिए अप्लाई भी कर देंगे कोर्ट में। मगर मैं तो, ये मिसिस सिन्हा रहती हैं जो कुछ कहना चाहती हैं, मगर अपने पति के रोकने पर चुप हो जाती हैं, और देव भी हाँ कर देता है। देव के माता पिता माही को अपने घर ले जाते हैं। माही अपने घर से आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, मगर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसे ना चाहते हुए भी देव के घर आना पड़ा। माही नम आंखों से अपने घर को आखिरी बार देखती है और अलविदा कहती है। सोचती है कि कुछ दिन पहले इस घर का क्या माहौल था, यहाँ कितनी खुशियाँ भरी हुई थी, और आज यहाँ बस वीराने सन्नाटे बोलते हैं। ये तुमने क्या कर दिया रूही। माही देव के घर तो आ गई, मगर अब भी वह देव की पत्नी थी, तो उसे देव को देखकर बहुत उलझन महसूस होती है। हालांकि मिसिस सिन्हा ने उसके लिए अलग कमरा ठीक करवा दिया था, मगर फिर भी माही का सामना देव से हो ही जाता था, जो उसे उलझन में डाल देता था। ये सच था कि वह और देव पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मगर आज जो रिश्ता उन दोनों के बीच था, उससे वह देव की आंखों में बस अपने लिए गुस्सा ही देख रही थी, जिसकी वजह से माही हमेशा कोशिश करती रहती कि उसका सामना उससे ना हो। मगर रहते तो थे वह एक ही घर में, तो सामना होना तो लाजमी था। कभी कभी कुछ फैसले हमें वक्त पर छोड़ देने चाहिए, क्योंकि वक्त वो मरहम है जो जख्मों को धीरे धीरे भरता है। माही ने अब मुश्किलों से समझौता करना सीख लिया, क्योंकि अपनी बहन से मिले धोखे और अपने माता पिता की अचानक मृत्यु ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था, और बहुत कुछ सिखा भी दिया था। वह अकेली हो गई थी, बिल्कुल अकेली। मिसिस सिन्हा एक बहुत अच्छी औरत थी, वह माही का दर्द समझती थी। वह हमेशा उसे समझाती रहती हैं और उसके साथ टाइम स्पेंड करती हैं। वह माही को अपनी बेटी की तरह प्यार देती थी और ख्याल भी रखती थी। माही अब पहले से कुछ ठीक हो गई थी। अब वह मिसिस सिन्हा के साथ किचन में भी नजर आने लगी थी। वह उनका हाथ पटाती है, उनके साथ घूमने भी जाने लगी थी है। और वह कभी कभी मुस्कुराने भी लगी थी, जिसे देखकर मिसेस सिन्हा भी खुश रहती थी। माही के आने से उन्हें भी एक कंपनी मिल गई थी। माही के माता पिता को गुजरे हुए 1 महीना हो गया था। इस बीच एक बात जो माही को हमेशा आधी नींद से जगा देती थी और सोने नहीं देती थी, वह थी रूही की चिंता। ना जाने वह कहाँ होगी, ठीक तो होगी ना। माही को आज भी अपनी बहन की फिक्र रहती थी। हालांकि उसने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उसे बहुत कॉल भी किए थे, मगर हर बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही बताता था। दिन बीतते जा रहे थे। देव के माता पिता ने देव और माही के तलाक के लिए कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी थी, मगर उसमें समय लगेगा, ऐसा वकील ने कहा था। माही अब भी देव के घर में ही रह रही थी। उसने फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। उसे यूं देव के घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा था। वह जल्द से जल्द यहाँ से चली जाना चाहती थी। इधर इन सारी वारदातों से बेखबर रूही अपने करियर में बिजी थी। उसने अपने सेल फोन का नंबर भी बदल लिया था। उसने पीछे मुड़कर देखना ही छोड़ दिया था। वह बहुत आगे निकल चुकी थी। मॉडलिंग के कंटेस्ट में वह अब टॉप 10 में आ गई थी। वह अपनी खुशी में इतनी खुश थी कि उसे और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। बड़े शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी में वह गुम हो गई थी। वहाँ पर उसने बहुत से लोगों से दोस्ती भी कर ली थी, और लेट नाइट पार्टीज और क्लबों में जाना, ये सब उसके लिए ही आम हो गया था। बहुत ही जल्द उसके सारे सपने पूरे होने वाले थे। माही अब कॉलेज जाने लगी थी, और रोज उसे कॉलेज छोड़ते हुए देव ऑफिस जाता था। ये मिसेस सिन्हा का हुक्म था। वह चाहती थी कि शायद इससे भी देव के मन की कड़वाहट कम हो जाए और दोनों में फिर से दोस्ती हो जाए। मिसेस सिन्हा के मन में कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी। उन्हें माही शुरू से ही पसंद थी। नर्म मिजाज, प्यारी सी लगती थी, जिससे सबसे मोहब्बत थी। मगर क्योंकि देव पसंद रूही थी,
जिसकी खूबसूरती ने उसे उसका दीवाना बना दिया था। तो मिसेस सिन्हा भी देव की खुशी में खुश थी, पर अचानक ही हुए हादसे को सिन्हा भगवान की मर्जी समझ रही थी कि शायद मेरे बेटे की किस्मत में माही थी और अब वह सच में माही को अपनी बहू बनाना चाहती थी, मगर कैसे, ये भी उन्होंने सोच लिया था। सुबह से सिन्हा बहुत परेशान थी और पूरे घर में शोर मचाती फिर रही थी। अरे ये नहीं करो, इसे यहाँ रख दो। और सुनो बसंती, तुमने माँ जी का कमरा ठीक तो करा दिया है ना? सारी सफाई हो गई है? बसंती जी, जी मैडम, सब हो गया है। चलो ठीक है फिर, कहते हुए मिसेस सिन्हा देव के कमरे की तरफ बढ़ने लगती हैं। तभी देव वहां पहुंच जाता है और पीछे से मिस्टर ओबरॉय भी आ जाते हैं। देव अपनी माँ को यूं सुबह सुबह परेशान देखकर हैरान रहता है और पूछता है, देव क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? आज आप वॉक पर नहीं गई और घर की सफाई क्यों करवा रही हैं? घर तो साफ ही है। मिसेस सिन्हा के कुछ कहने से पहले उधर से मिस्टर ओबरॉय कहते हैं, अरे ये अपनी सासू माँ की आने की तैयारी कर रही हैं। माँ आने वाली है गांव से, तुम्हारी शादी में तो वह यहाँ आ नहीं पाई थी, तो वह अब आ रही है अपने पोते और बहू के साथ रहने। क्या दादी आ रही हैं? क्या मतलब बहू के साथ रहने? क्या आपने उन्हें मेरी शादी का सच नहीं बताया? देव अपने पिता की बात पर हैरान होकर माँ की तरफ देखता है। नहीं, नहीं बताया। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है आजकल और डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है, तो हमने उन्हें अभी कुछ नहीं बताया है। सही समय देखकर हम उन्हें सब सच बता देंगे। मिसेस सिन्हा देव को शांत रहने के लिए कहती हैं। वही उन सब से थोड़ी दूर पर खड़ी माही ये सब देख भी रही थी और सुन भी रही थी। अरे माही बेटा, उठ गई तुम? आओ यहाँ मेरे पास। मिसेस सिन्हा माही को यूं चुप खड़ा देखकर अपने पास बुलाती हैं, तो देव पलट कर उसे देखता है और मन में कहता है, बस तुम्हारी ही कमी थी। माही धीरे धीरे चलते हुए मिसेस सिन्हा के पास पहुंचकर कहती है, जी आंटी। मिसेस सिन्हा, आओ मेरे साथ और देव तुम भी आओ। मैं क्यों? देव एक बार फिर सवाल करता है, मगर मिसेस सिन्हा बिना जवाब दिए सोफे की तरफ बढ़ जाती हैं और देव और मिस्टर ओबरॉय भी उनके पीछे पीछे चल देते हैं और एक तरफ जाकर बैठ जाते हैं। मिसेस सिन्हा अब अपनी बात शुरू करती हैं। मिसेस सिन्हा, ऐसा है कि तुम्हारी दादी को तुम लोगों की शादी के बारे में सच नहीं मालूम है और ना ही तुम लोगों की तलाक होने वाली है ये पता है। तो हम और तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम और माही बस 1 महीने के लिए, जब तक दादी यहाँ है, उनसे ये सच छुपा लो और एक शादीशुदा जोड़ी की तरह रहने का नाटक भी करो। इम्पॉसिबल। आप लोगों को क्या हो गया है? मैं नहीं कर सकता। देव अपनी माँ की बात पर गुस्से से खड़ा हो उठता है। तभी उसके पिता उसे दोबारा बिठाते हुए कहते हैं, शांति से बात करो तुम, आजकल हर बात पर गुस्सा करने लगे हो। देखो कुछ दिनों की बात है, माँ चली जाएगी तो सब पहले जैसा ही हो जाएगा और तुम तो जानते ही हो माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें कोई शौक लगे ये उनके लिए अच्छा नहीं है। माही बेटा, कुछ दिनों की ही बात है, तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं है? वह अब माही की तरफ देखते हुए कहते हैं। माही सबकी बातों से बहुत हैरान थी, खासकर देव के रवैये से। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। वह अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मसल रही थी और मिसेस सिन्हा उसकी हालत को समझ रही थी। तो अब की बार वह माही से कहती हैं, मिसेस सिन्हा, बेटा माही, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये सब नहीं करना है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम माँ जी को सच बता देंगे, जो होगा उसे हम सब मिलकर संभालेंगे, तुम फिक्र मत करो। अच्छा? मिसेस सिन्हा और उनके पति और देव वहाँ से उठकर जाने लगते हैं, तो माही पीछे से अचानक मिसेस सिन्हा का हाथ पकड़कर रोक लेती है और उसकी आंखें आंसू से भर जाती हैं। वह कहती है, आंटी, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा, बस कुछ दिनों की ही बात है ना, विल मैनेज। मैं एक बार अपने माता पिता को अपनी की हुई गलती से खो चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती आप सब भी इस दर से गुजरे। इतना कहकर माही उठती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है और देव और उसके माता पिता बस उसे देखते रह जाते हैं। कुछ देर बाद देव का कमरा, माही दरवाजे पर नॉक करती है। कम इन। अंदर से आवाज़ आती है। माही दरवाजे को खोलकर जैसे ही अंदर आती है, देव हैरान रह जाता है, तुम यहाँ? हाँ,
वो आंटी ने कहा है कि जब तक दादी यहाँ रहेंगी तब तक मैं आपके कमरे में रहूँगी। वह अपने सामान को घसीटती हुई अंदर आते हुए कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मम्मी ने कहा, और तुम मुँह उठाए यहाँ चली आई। मम्मी मम्मी, देव जोर जोर से कमरे में से चिल्लाता है और माही चुप खड़ी है। अरे क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? मिसेस सिन्हा वहाँ आ जाती हैं। देव, आपने इससे कहा है कि अब ये मेरे कमरे में रहेगी? मिसेस सिन्हा, हाँ मैंने कहा है। देव, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? मिसेस सिन्हा, हाँ जानती हूँ। इतना बड़ा कमरा है तुम्हारा, एक तरफ तुम रह लेना और एक तरफ माही रह लेगी। अब माही अलग कमरे में रहेगी तो तुम्हारी दादी को शक भी हो सकता है ना, बात को समझो। अच्छा, मुझे किचन में बहुत काम है, अभी कुक ने पता नहीं क्या क्या बनाया है, सब देखना है मुझे, बाद में बात करते हैं। ठीक है बेटा। इतना कहकर मिसेस सिन्हा वहाँ से चली जाती हैं और माही अपना सामान लेकर एक तरफ बढ़ जाती है और जैसे ही वह वहाँ की अलमारी खोलती है तो दंग रह जाती है। उस अलमारी में पहले से ही नए नए जोड़े सजे हुए रहते हैं जिसे देव ने रूही के लिए खरीद रखा था। उस अलमारी में देव और रूही की बहुत सी तस्वीरें भी लगी हुई थी। माही अलमारी फिर से बंद करने लगती है तो वहाँ पर खड़ा देव, जो सब देख रहा था, उसके जख्म फिर से ताज़ा हो जाते हैं। वह माही को हैरत से देखकर कहता है, ज़्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, अब मेरे लिए इन सब के कोई मायने नहीं है। बसंती से कहकर सारी अलमारी खाली करवा लो और इसका सारा सामान स्टोर रूम में रखवा देना या चाहे आग लगा देना, मुझे कोई मतलब नहीं है। कहकर देव वहाँ से जाने लगता है। रुको, कोई बात नहीं, मैं कहीं और रख लूँगी। माही अचानक ही बोल पड़ती है। उसे लगता है देव ये सब उसकी वजह से कह रहा है। जितना कहा है उतना करो, ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। एक बार तुम्हारी अच्छाई का परिणाम हमें मिल रहा है, अभी तक तो जो कहा है उसे ही करो, समझी? देव बिना रुके कहकर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद बसंती वहाँ आ जाती है और अलमारी साफ करने लगती है। माही ये सब होते हुए देखती रहती है और सोचती है कि इतनी नफरत करने लगे हो मुझसे। मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर बार बार इस चीज़ का एहसास क्यों दिलाते हो? और कुछ नहीं, पर हम पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे, कम से कम इस खातिर ही मुझे समझ लेते। मम्मी पापा कहाँ चले गए? मैंने आप लोगों के लिए ही तो नासमझी में ये कदम उठाया था और आप दोनों ही मुझे छोड़कर चले गए। कैसे रहूँगी मैं अकेली इतनी लंबी जिंदगी आप लोगों के बगैर? सोचते सोचते वह रोने लगती है। बसंती, जो अपने काम में व्यस्त रहती है, वह माही को रोते देखकर पूछने लगती है, क्या हुआ बीबी जी, आप रो क्यों रही हैं? माही अपनी आंखों को साफ करते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप सांप की वजह से परेशान है ना? सांप दिल के बुरे नहीं है, बस उन्हें किसी बात से अगर चोट पहुंचती है ना तो वह जल्दी भूलते नहीं है, थोड़ा समय लगता है उन्हें, पर आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। माही एक जोर की सांस लेती है। माही देव के कमरे में अपने सारे सामान को शिफ्ट कर लेती है। जिंदगी क्या थी और क्या हो गई थी, वह बिस्तर पर लेटी हुई अपनी ही सोचों में गुम थी। आज इस कमरे में रूही को होना चाहिए था, देव की जिंदगी में उसे होना चाहिए था, मगर सब कुछ उलट पुलट कर रह गया है। वह चली गई थी और मैं बेबस उसकी गलती को एक बार फिर से छुपाने चली थी, वो भी बिना उसका अंजाम जाने। ना जाने सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई थी और वह बचपन की यादों में खो गई थी। माही माही चिल्लाती हुई रूही माही के पास पहुंचती है और कहती है, देखो ना, मुझसे पापा का फेवरेट फ्लावर पॉट टूट गया है, मैं क्या करूं? मम्मी ने कहा कि इसे मत छूना, मगर मैंने छूकर बस देखा था और वह गिरकर टूट गया। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत डांट पड़ेगी। रूही रोने लगती है और माही कहती है, कुछ नहीं होगा, मैं पापा से तुम्हारे बदले में डांट खा लूँगी, तुम कह देना वह मैंने तोड़ा है। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगती है। रूही माही अचानक से नींद से जाग जाती है और कहती है, ओह ये सब सपना था? नहीं, ये हकीकत थी ना। जाने मैंने कितनी दफ़ा उसे बचाया था, बचपन में भी और आज भी, मगर तुमने मेरे
साथ ऐसा क्यों किया रूही? तुम इतनी स्वार्थी हो गई थी। माही खुद से बातें कर रही थी, तभी उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है। उसमें 11 बज रहे थे। ओह, दादी के आने का टाइम हो रहा है, मुझे जल्दी से तैयार होकर नीचे जाना चाहिए। कहते हुए माही उठती है और कबर्ड से कपड़े निकाल कर सीधे वॉशरूम में घुस जाती है। कुछ देर बाद दादी आ जाती हैं और उनके स्वागत में उनके बेटे और बहू खड़े रहते हैं और माही उनके पीछे खड़ी रहती है। मिसेस सिन्हा और मिस्टर ओबरॉय दोनों उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और फिर माही भी आगे कहती है, खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बहुत ही प्यारी हो, क्या नाम है तुम्हारा? शांति देवी माही को आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, दादी माही से आज पहली बार मिली थी। वह कभी रूही से नहीं मिली थी क्योंकि वह गांव से जल्दी नहीं आती थी और इस बार भी वह 4-5 साल बाद शहर आई थी। जी माही। माही कहती है, बहुत ही प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पर मेरा देव कहाँ है? एक बार फिर से वह कहते हुए इधर उधर नजरें घुमाने लगती हैं और उसे ढूंढने लगती है। माँ जी, वो ऑफिस चला गया है, सुबह ही शाम तक आएगा। सिन्हा उन्हें बताती हैं, ऑफिस में है? क्या उसे नहीं पता कि मैं आने वाली हूँ? चलो कोई बात नहीं, मैं शाम को उससे इस बारे में पूछूंगी। शांति देवी सिन्हा की बात पर थोड़ा गुस्से में आ जाती हैं और फिर अगले ही पल शांत हो जाती हैं। कुछ समय बाद शांति देवी अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं और सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। शाम का वक्त है। इधर इन सब बातों से बेखबर देव ऑफिस से सीधे घर न जाकर एक रेस्टोरेंट में आकर बैठा हुआ है जहां वह और रूही अक्सर आया करते थे, मगर आज वह यहाँ अकेले ही बैठा हुआ था। ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है, किसी और की छत पर क्यों मेरा चांद चमकता है। हम डूब गए जाना आंखों के पानी में, जाने वो कैसे लोग थे जिनको किनारा ना मिला, बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला। रेस्टोरेंट में भी वही गाना बज रहा था जो देव के मन में था। देव अंदर ही अंदर बहुत डिस्टर्ब था और वह सोच रहा था कि रूही को पहचानने में कितनी बड़ी गलती हो गई थी। वह उसे इतने सालों से जानता था मगर फिर भी उसे समझ नहीं पाया था। कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कि उसे अपने अलावा कुछ नजर ही ना आए। क्या उसे मेरा प्यार, मेरे केयर किसी की परवाह नहीं थी? शायद मेरा प्यार ही कमज़ोर था जो उसे जाने से रोक नहीं पाया था। देव आज इसलिए परेशान था कि जब उसने अपने फ़ोन पर फेसबुक के एक न्यूज़ चैनल पर एक पोस्ट देखी। वह एक तस्वीर थी और जिसके नीचे लिखा, मशहूर मॉडल अनिकेत शाह अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ दिखे अपनी बर्थडे पार्टी में केक काटते हुए। ये गर्लफ्रेंड और कोई नहीं, रूही थी। उस तस्वीर में रूही और अनिकेत शाह एक साथ नजर आ रहे थे और वह बहुत करीब थे दोनों। लोगों को बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। ये आज देव को समझ आ रहा था कि वह कैसे हमारे गुजरे हुए इतने सालों के सफ़र को भूलकर आगे बढ़ सकती है। खैर, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ जो मुझे उसकी असलियत तभी पता चल गई, वरना बाद में शायद मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये सब कहकर देव खुद को तसल्ली दे रहा था। कुछ देर बाद वहाँ बैठने के बाद वह घर के लिए निकल आता है। ओबरॉय मैंशन में दाखिल होते ही देव सीधे अपनी दादी के कमरे में चला जाता है जहाँ शांति देवी उसे देखकर मुंह फेर लेती हैं। अब याद आई है दादी की? तुम्हें कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जाओ फिर से जाकर अपना काम कर लो ऑफिस का। तुम्हारी दादी से ज़्यादा तुम्हारा ऑफिस महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए। वह नाराज़गी जाहिर करते हुए कहती हैं, प्यारी दादी, माफ़ी चाहता हूँ, कुछ ज़रूरी काम था तो जाना पड़ा था, पर अब तो मैं आ गया हूँ आपके पास। कैसी हैं आप और आपकी तबीयत कैसी है? देव बच्चों की तरह उनकी गोद में सर रखकर बातें करने लगता है। दोनों बातें करते रहते हैं कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ये माही रहती है जो देव के लिए पानी और ग्रीन टी लेकर आई थी। उसे पता था कि देव ऑफिस से आने के बाद सबसे पहले यही लेता था, बाद में कुछ और। वह जब से यहाँ रहने लगी थी देव के आते ही नौकरानी के हाथों ये दो चीज़ें पहले भिजवा देती थी, मगर कभी खुद लेकर नहीं जाती थी। मगर आज उसे ये सब करना पड़ रहा था ताकि दादी को शक ना हो। अरे माही बेटा, आओ अंदर आ जाओ, कितना ख्याल रखती है ये तुम्हारा। देखो तो तुम्हारे आते ही तुम्हारे लिए हाजिर हो गई है। दादी माही को बड़े प्यार से देखते हुए देव से कहती है,
देव एक नज़र पलटकर माही को देखता है और देखता ही रह जाता है। उसने लाइट पिंक कलर का सूट पहन रखा था और हल्का सा मेकअप भी किए हुए था। वह सच में बहुत प्यारी लग रही थी। ये इतना तैयार किस लिए है? रोज़ तो ऐसे कभी तैयार नहीं होती है। और ये क्या, इसने वह कपड़े क्यों पहने हैं जो मैंने रूही के लिए खरीदे थे? मैंने तो उसे ये सब फेंक देने के लिए कहा था। देव मन ही मन में सोच रहा था। कुछ समय बाद देव घर की नौकरानी पर चिल्ला रहा था और माही भी वहीं पर चुप खड़ी थी। वह देव से बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर वह उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने कहा ना तुम चुप रहो। देव गुस्से से लाल हो गया था और माही से कह रहा था। तभी मिसेस सिन्हा वहाँ उसकी आवाज़ सुनकर पहुँच जाती है। क्या हुआ है देव, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? माँ जी सो रही हैं, अगर वह उठ गई और तो देव पहले आप मुझे बताइए कि इसने रूही के कपड़े क्यों पहने हैं। मैंने तो बसंती को इन्हें स्टोर रूम में रखने के लिए कहा था। मिसेस सिन्हा, बस इतनी सी बात है, इसे मैंने ही कहा था पहनने के लिए। अब कुछ दिनों की तो बात है, माही के पास ऐसे हैवी ड्रेसेस नहीं थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो इसे पहन ले और जैसे ही माँ जी चली जाएंगी इसे स्टोर रूम में रखवा दूंगी। देव, माँ बस इतनी सी बात है ये आपके लिए? आपको पता है ना मुझे ये सब देखकर कितनी तकलीफ होती है। इतना कहकर देव गुस्से में वहाँ से चला जाता है। माही देव को ऐसे देखकर बहुत बुरा लगता है। तो दोस्तों इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए इस कहानी का भाग 2 देखना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। क्या देव माही को पत्नी का दर्जा दे पाएगा, या फिर जब रूही देव की ज़िंदगी में आएगी तो क्या होगा? देखने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 2, जिसके लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।